सारण जिले के मुरवेरा गांव की बेटी सविता सिंह ने किस देश में न्यायाधीश बनकर इतिहास रचा है? यहाँ पे बिहार लोक सेवा शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में कौन सा जिला प्रथम स्थान है? अगर बिहार राज्य के किन 3 जिलों में तारामंडल की स्थापना की जाएगी है? सीतामढ़ी की किस कवियत्री को हाल ही में राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बिहार के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो 71 बीपीएससी प्रीलिम्स हो या फिर बीपीएससी के कोई भी एग्जाम या शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या बिहार के जो भी एग्जाम्स उन सभी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा आपके लिए, क्योंकि ये सेशन हम लोग बिहार करंट अफेयर्स का सेशन करने वाले हैं और इस सेशन के जरिए हम लोग बिहार के सारे जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी का रिवीजन करेंगे। और ये हमारा सेशन जो रहेगा, ये हमारा सेशन बाइलिंगुअल रहेगा, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा और इसको हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे जनवरी से लेकर 2025 से मई के सारे करंट अफेयर्स। तो चलिए बिना देरी के लिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे पहला यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पहनी गई मधुबनी चित्र शैली वाली साड़ी किस कलाकार ने उपहार में दी थी? मतलब क्या कह रहा है कि जो निर्मला सीतारमण यहाँ पे जो बजट पेश कर रही थी वहां पे उन्होंने एक साड़ी पहना था, वो एक मधुबनी चित्र शैली वाली साड़ी थी, तो उनको ये गिफ्ट किसने किया? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सीता देवी, ऑप्शन बी जमुना देवी, ऑप्शन सी दुलारी देवी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुलारी देवी, यानी कि दुलारी देवी ने यहाँ पर इनको मधुबनी चित्र शैली वाली साड़ी निर्मला सीतारमण को यहाँ पे उपहार स्वरूप दिया था। चलिए अगला सवाल, अगर इसमें हम लोग डिटेल इसका देखते हैं तो निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते समय हल्के सफेद रंग की हथकरघा से बनी रेशम की साड़ी पहनी। तो वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मतलब फालतू का चीज लिखा हुआ है, रेशम की साड़ी पहनी, इस कलर की साड़ी पहनी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। वह पद्म पुरस्कार से सम्मानित दुलारी देवी उपहार में दी, यानी कि ये पद्म पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। इस साड़ी पर मछली की आकृति वाली मधुबनी चित्रशैली की कढ़ाई और सुनहरी किनारी थी। ठीक है, यहाँ पे मछली के आकार की यहाँ पे बनी हुई थी कुछ, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। ये बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है, वो आप सभी लोग बहुत ही भली बात इनको जानते ही होंगे। चलिए अब हमारा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कारों में बिहार की कितनी विभूतियों को सम्मानित करने के लिए चुना गया, यानी इनको कितने लोगों को यहाँ पे जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7, यानी कि 7 लोगों को यहाँ पे पद्म यहाँ पे अभी तक में मिल भी चुका है, यानी कि उस टाइम का ये करंट अफेयर्स था। तो अगर इसका डिटेल देखें तो यहाँ बताया जा रहा है कि 2025 में यहाँ पे पद्म पुरस्कारों के लिए यहाँ पे बिहार के 7 कलाकारों को चुना गया था, जिसमें कि सबसे जो पहला है जिन्हें पद्म विभूषण मिला है वो शारदा सिन्हा, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी, इनको भी यहाँ पद्म भूषण मिलेगा। ये आप क्रम याद रखिएगा कि इनको यहाँ पे पद्म भूषण या पद्मश्री मिला है। तो याद रखिए यहाँ पे सारे नाम दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है 7 से 9 फरवरी 2025 के मध्य 12वें दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव 2025 का आयोजन बिहार में किस जिले में किया गया? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दरभंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 का आयोजन ये पूछ रहा है बिहार के किस जिले में किया गया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी ग्रुप में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा। यहाँ पे जैसे दरभंगा लिखा हुआ है तो आप लोग यहाँ से वैसे भी गेस कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि टू डे कार्लव बर्ड फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच बर्ड सेंचुरी, यानी कह रहे हैं 2 दिवसीय जो कार्लव बर्ड फेस्टिवल था, यानी कि पक्षी जो यहाँ पे फेस्टिवल मनाया गया था पक्षी को संदर्भित करके, ये कहाँ पे मनाया गया था? ऑप्शन देखते हैं। नागी नटकी पक्षी अभ्यारण्य जमुई, फिर कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर, में से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए इनमें से जो ऑप्शन है ना, यही पे क्वेश्चन है। कभी कभी ये पूछता है कि नागी नटकी जो है ये अभ्यारण्य कहाँ पे, याद रखिएगा जमुई में। फिर कांवर झील कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछा है आपसे, याद रखिएगा बेगूसराय। विक्रमशिला यहाँ पे कहाँ है? भागलपुर, जो काफी प्रसिद्ध है, अभी न्यूज में है विक्रमशिला जो डॉल्फिन अभ्यारण्य। उसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा नागी नटकी पक्षी अभ्यारण्य जो है यहाँ पे जो है ये 2 दिवसीय कार्लव बर्ड फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। चलिए ऑर्गेनाइज किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। बिहार के सारण जिले के मुरवेरा गांव की बेटी सविता सिंह ने किस देश में न्यायाधीश बनकर इतिहास रचा है? यहाँ पे न्यायाधीश इन्होंने बचा और इन्होंने न्यायाधीश ये बनी और यहाँ पे इन्होंने इतिहास रच दिया। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो अमेरिका में ये न्यायाधीश बनी और बहुत ही गर्व की बात है हम बिहारियों के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिहार के किस जिले के पीरपैती में 2400 मेगावाट क्षमता वाले नए थर्मल पावर प्लांट की स्थापना को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है? ये पूछ रहा है पीरपैती 2400 जो यहाँ पे मेगावाट क्षमता वाला थर्मल पावर प्लांट जो है, यहाँ पे बिहार सरकार की ये बहुत सारी बातें चल रही थी, यहाँ पे होगा, लेकिन अब जो है फाइनली इसको मंजूरी दे दी गई। तो ऑप्शन देखते ये पूछ रहा है ये कहाँ है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। भागलपुर, ऑप्शन
बी मुंगेर, ऑप्शन सी लखीसराय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं है, ऑप्शन डी ई उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भागलपुर में, याद रखिएगा पीरपैंती, ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है, ये याद रखिएगा थर्मल पावर पॉइंट है, ठीक है, पावर प्लांट है, माफ कीजिए। अगला सवाल देखते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अनुसार किस राज्य में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा? बहुत ही आसान है और बिहार यहाँ पे, हमारा प्यारा बिहार यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, बिहार राज्य के किन 3 जिलों में तारामंडल की स्थापना की जाएगी? पहले तो यहाँ से पटना में था, लेकिन अब यहाँ पे बजट में घोषणा की गई है कि मतलब यहाँ तारामंडल जो यहाँ पे मतलब तारामंडल की यहाँ पर स्थापना की जाएगी। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन जमुई, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बी पटना, गया, मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी नालंदा, वैशाली, भोजपुर, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं है एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा जमुई, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण में यहाँ पे नए तारामंडल की स्थापना की जाएगी। बिल्कुल याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ब्रिटेन की रॉयल मिंट ने किस लेखक की 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके सम्मान में एक सिक्का जारी किया है जिनका जन्म बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में हुआ था? ऑप्शन देखते हैं, रुडयार्ड किपलिंग, जॉर्ज ऑरवेल या चार्ल्स डिकेंस, या उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका आंसर था जॉर्ज ऑरवेल की जो यहाँ पे इनके पर ये इन्होंने एक जारी किया है, पुण्यतिथि इनकी हुई थी 75वीं पुण्यतिथि, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बिहार सरकार ने किस पूर्व मंत्री के निधन पर एक सप्ताह का राजकीय शोक घोषित किया था? इसका आंसर देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ऑप्शन हो गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी, जो काफी दुखद है, और इनके ही यहाँ पे निधन पर एक सप्ताह का यहाँ बिहार ने राजकीय शोक घोषित किया था, याद रखना है। चलिए बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा आरिफ मोहम्मद खान ने यहाँ पे 42वें राज्यपाल के रूप में यहाँ पे शपथ, याद रखिएगा ये 42वां जरूर याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कितने नंबर पे ये कितने नंबर के राज्यपाल हैं, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि ये कहाँ से, इसके पहले ये कहाँ के राज्यपाल थे, ये ठीक है, ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने जनवरी 2025 में बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान की है। इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस तिथि को किया गया था? फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऑप्शन पढ़ते हैं, 29 अगस्त 2029, 2023, 2023 में यहाँ पे किया गया था, ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, ठीक है, 29 अगस्त 2025, 26 जनवरी 2024, या उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसका आंसर है। चलिए पढ़ते देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने जनवरी 2025 में बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को मान्यता दी, ठीक है, और इसके अनुसार इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन 2024 के राष्ट्रीय खेल दिवस पर किया गया था, जो 29 अगस्त को होता है, इसलिए उद्घाटन का सही तिथि 29 अगस्त 2024 है, जो विकल्पों में मौजूद नहीं है, ठीक है। चलिए, और ये विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है, और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, बिहार मार्च 2024 में किस स्थान पर महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा? यानी भी एक हो चुका है, हमारा पुराना करंट अफेयर्स है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कह रहा है कौन सा करेगा, मतलब होने वाला था, यानी कि अभी तो हो चुका होगा। चलिए अगला यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी इंडोर हॉल, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना, फिर मोइनुद्दीन हक स्टेडियम पटना, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा, माफ कीजिए, ऑप्शन ए राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी इंडोर में यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था महिला कबड्डी विश्व कप का। अगला सवाल देखते हैं, सीतामढ़ी की किस कवित्री को हाल ही में राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है अनामिका, ऑप्शन बी प्रीति सुमन, ऑप्शन सी नीलम सिंह, ऑप्शन डी में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो याद रखिएगा प्रीति सुमन को यहाँ पे जो है राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। अगला सवाल देखते हैं, हस्तांतरित कर दिया गया, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ते हैं, बिहार गवर्नमेंट हैज ट्रांसफर्ड विच स्टेडियम टू द स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन which will be made into multi sports complex with a capacity of 40,000 seats at a cost of about 4,000 करोड़। यहाँ पे कह रहा है बिहार सरकार ने जो है कौन से स्टेडियम को ट्रांसफर कर दिया गया स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का, जो कि मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसकी कैपेसिटी रहेगी 4,000 सीट और 400 करोड़ के लोगों, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे उसकी मतलब इसका जो कॉस्ट है वो 400 करोड़ है, ठीक है। उसका ऑप्शन देखते हैं, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मोइनुद्दीन हक स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो एक से अधिक, यानी कि मोइनुद्दीन हक स्टेडियम जो है यहाँ पे, मोइनुद्दीन हक स्टेडियम जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे किया गया है ट्रांसफर। अगला सवाल देखते हैं, बिहार के किन रेलवे खंडों का दोहरीकरण किया जाएगा? चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नरकटिया, रसकौल और सीतामढ़ी दरभंगा, और सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर यहाँ पे जो है इनका दोहरीकरण किया जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, बिहार लोक सेवा शिकायत निवारण
अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में कौन सा जिला प्रथम स्थान है? ठीक है, शिकायत निवारण अधिकार क्रियान्वयन अधिनियम में कौन सा जिला जो है बिहार का फर्स्ट है? इसका आंसर पढ़ते हैं, बड़ा ऑप्शन बक्सर, सुपौल, ऑप्शन सी पटना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, यानी कि बक्सर भी और सुपौल भी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी, यानी कि ये दोनों आंसर है, बक्सर भी है और सुपौल भी 1 नंबर पे है, याद रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिलों के पर्यटन स्थलों की ग्लोबल मार्केटिंग की जाएगी? ठीक है, ग्लोबल मार्केटिंग की जाएगी कितने स्थलों की? तो इसका आंसर ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 12। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। चलिए इसके बाद डिटेल हम लोग पढ़ते हैं। हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के 12 जिलों के पर्यटन स्थलों को ग्लोबल मार्केटिंग की जाएगी, मतलब ग्लोबल रूप से, वैश्विक रूप से जो है इसकी मार्केटिंग की जाएगी। तो बिहार के 12 जिलों को यहाँ पे चयन किया है, जिसमें कि देखिए आपको सबसे पहला है पटना, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, सहरसा, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, गया, कैमूर और रोहतास। यहाँ पे इन सारे जो जिले हैं इन सभी का ग्लोबल मार्केटिंग किया जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? बिहार के किस जिले में डायनामिक और डाटा ड्रिवन लैब का उद्घाटन किया गया? ठीक है, किया गया। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा गया। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे डायनेमिक एंड डाटा ड्रिवन लैब इनॉग्रेटेड इन गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चलिए इसमें और थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। बिहार देश का पहला राज्य जहाँ डायनेमिक और डाटा ड्रिवन लैब है। बिहार ये देश का पहला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पहला आ गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बिहार के गया जिले में, यानी कि नाम इसका चेंज हो गया गया जी। बिहार के गया जी जिले में लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान यानी कि बीपार्ट मेंस लैब, यहाँ पे मेंस लैब का उद्घाटन किया गया है। इस लैब का नाम जेन नेक्स्ट लैब रखा जाएगा, जेन नेक्स्ट लैब रखा जाएगा। इस लैब में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि समेत कई विषयों की जानकारी डेटा के रूप में उपलब्ध है। ठीक है, फिर देखते हैं, पढ़ते हैं अगला सवाल। वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और शिकायतों के निराकरण के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा विकसित ऐप का नाम क्या है? यानी कि प्रदूषण के विषय में जो जानकारी बढ़ाएगी और इनकी शिकायतों और इनके निराकरण क्या हो जाए, जिसके लिए बिहार सरकार ने एक ऐप को डिजाइन किया है। उस ऐप का हमारा नाम पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्वच्छ वायु बिहार, हरित बिहार ऐप, क्लीन एयर बिहार ऐप, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लीन एयर बिहार ऐप, यानी कि क्लीन एयर बिहार ऐप जो इनका नाम रखा गया है। और इसमें ही आप जागरूकता के बारे विषय में आप जानकारी ले सकते हैं, आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं और वायु प्रदूषण के निराकरण के भी उपाय यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विमोचित पुस्तक फर्नेश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद किसके द्वारा संपादित की गई है? ठीक है, मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक किताब का यहाँ पे विमोचन किया है जिसका नाम है फर्नेश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद। तो ये पूछ रहा है ये जो है किनके द्वारा संपादित की गई है? जो आंसर देखते हैं यहाँ पे, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद साक्षी, यहाँ पे बिहार साहित्य अकादमी, इसके बाद से कोई नहीं आया एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार विधान परिषद साक्षी। यहाँ पे साक्षी के द्वारा, यहाँ पे बिहार विधान परिषद साक्षी के द्वारा यहाँ पे जो है यहाँ पे ये पुस्तक का संपादित किया गया है। अगला सवाल, बिहार में शुरू की गए मिशन टोटल सेग्रीगेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, मिशन टोटल सेग्रीगेशन का यहाँ बिहार में एक मिशन चालू किया गया। इसका पूछ रहा है कि उद्देश्य क्या है, यानी कि मेन जो है इसका मकसद क्या है। ऑप्शन पढ़ते हैं। राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी हर घर गीला और सूखा कचरा को अलग करना, शहरी क्षेत्र में जल संरक्षण का, और में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए हर घर से गीला और सूखा कचरा को अलग करना, ये जो है टोटल मिशन टोटल सेग्रीगेशन यहाँ पे उद्देश्य इसका पढ़ते हैं। देखिए बिहार में मिशन टोटल सेग्रीगेशन नामक एक नई पहल की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य लक्ष्य है प्रत्येक घर से गीले और सूखे कचरे को अलग एकत्रित करना। इस मिशन के क्रियान्वयन के लिए पटना में 375 टीमों का गठन किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक राज्य को फलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 27। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 27। तो 2027 तक बिहार को फलेरिया मुक्त बनाने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। चलिए इसका देखते हैं। बिहार सरकार ने 2027 तक राज्य को फलेरिया यानी कि फलेरिया ने हाथी पांव जिसको बोलते हैं, को रोग मुक्त बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक स्तर पर मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एमडीए कार्यक्रम की शुरुआत की। याद रखिएगा, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये करंट अफेयर सेशन यहीं पे खत्म होता है। तो ये मेरा रिवीजन सेशन है हम लोगों का। तो हम लोग क्या करेंगे ना, अगले सेशन में बिहार के जब तक बीपीएससी के एग्जाम आते हैं प्रीलिम्स से पहले, हम लोग क्या करेंगे, ये सारे बिहार करंट अफेयर्स को जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।